नमस्कार, आप सभी का स्वागत। कल राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। आप सभी को सबसे पहले उसकी बहुत-बहुत बधाई। कई दशकों से चला आ रहा विवाद थम तो पहले ही चुका था, लेकिन अब सॉल्यूशन निकलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने कहे या खुद मोदी ने कहे, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो वादे किए थे, अब उन पर काम होना शुरू हो चुका है। हालांकि काम पहले भी हुए थे, लेकिन अब जो समस्या है उन पर काम होना शुरू हो गया है। लगातार अगर बात की जाए सीए की, बात की जाए और बात की जाए ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों की, बात की जाए राम मंदिर जैसे मुद्दों की, बात की जाए बॉर्डर की सुरक्षा की, तो उस पर अब काम अब दिखने लगा है लोगों को। जो लोग उनके विरोधी थे, आज वो भी कह रहे हैं कि हाँ, मोदी सरकार काम कर रही है, क्योंकि एक वाजिब तरीके से उन पर काम हो रहा है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि अगला टारगेट मोदी सरकार का क्या रहने वाला है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी जो टारगेट्स हैं वो बहुत लंबी एक फेरिस्त तैयार है उनके पास। जैसे जनसंख्या की बात करें, 2 करोड़ नौकरियों की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं अनुज शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ होंगे प्रशांत यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, ये भी हमारे नमस्कार। साथ हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पी के राघव हैं, सर्वोदय प्रभात पार्टी से हैं। राघव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अब जैसे राम मंदिर शिलान्यास हो चुका है, या कहीं राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो चुकी है, बहुत लंबा समय लगा, जिससे कहीं ना कहीं ब्लेम भी दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई कार सेवकों पर, बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में जो मूल समस्याएं हैं, क्या उन पर काम हो रहा है? देखिए, जहां तक राम मंदिर मुद्दे का सवाल है, हम लोग समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम लोग केवल संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान की जो विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग, माननीय नेताजी ने शुरू से कहा है कि हम लोग जो भी माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको मानेंगे। और आज अगर कहा जाए किसी पार्टी की देन है, तो ये संभव नहीं है। सन 1949 से मामला विचाराधीन था न्यायालय में, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब निर्णय दिया 11 नवंबर 2019 को, तो सबने इसको स्वीकार किया। चाहे कोई भी जात का, चाहे किसी धर्म का हो, उसने सबने स्वीकार किया और उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया। और उसी उन्हीं के आदेश पे, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और ये हर हिंदू या हर 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 भारतवासी की ये बड़ा हर्ष का विषय है। तो आप ये इससे तारुफ करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी सरकार ने कहा, अब उससे इम्प्लीमेंट भी कर रही है, आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, हर चीज को धर्म से जोड़ करके करना ये गलत है। हाँ, ये कार्यक्रम हुआ, अच्छा हुआ, होना चाहिए था। परंतु आज जो संकट है देश पर, उस पर पहले विचार करना चाहिए था। आज सबसे बड़ी आपदा कोरोना वायरस के रूप में है। आप देखिए, आज कानपुर में, मैं कानपुर से हूं, कानपुर में आज 536 नए केस आए हैं, पेपर में बताया गया। क्या निर्णय है? आप इसको भी देखिए। आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं, अच्छी बात है, परंतु ये इस समय संकट, आप सिंपल कार्यक्रम कर सकते थे। आज तो पुरानी आर्थिक संकट से समस्या हम है, तो सबको पुराना एक रोग है, अब उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, सॉलिड तरीके से निकल रहा है, तो फिर इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। नहीं, किसी कोई समस्या नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है, और पूरे देश का कोई भी वर्ग हो, उसने स्वीकार किया है। इसमें कोई कष्ट नहीं है। कार्यक्रम हो रहा, अच्छा हो रहा है, भगवान का मंदिर बनना चाहिए, ये अच्छी बात है। परंतु जो संकट है उसी तरफ भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। इतना भव्य आयोजन किया, अगर इतना ही ध्यान लगा करके अगर कोरोना संकट से निपटा जाए, तो हमारे देश में ज्यादा खुशहाली आएगी। देखिए, लॉकडाउन के बाद लोग भूखे हैं, सब कुछ है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, ठीक है, ठीक है। अनुज शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, में इनसे भी बात कर लें। अनुज, जी। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, सत्ता में आई थी, तब उन्होंने कुछ वायदे किए थे कि हम खुशहाली लाएंगे, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, सबको घर दिया जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा था। अगर बात की जाए सीए, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाए, वो भी एक उनका मुद्दा था। प्रमुखता के साथ उन्होंने मुद्दा उठाया। 170 का जो मुद्दा था, वो उन्होंने प्रमुखता से उठाए रखा। लेकिन
अब एक सॉलिड तरीके से केंद्र सरकार कह लीजिए या यूपी सरकार की मैं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो जो केंद्र सरकार है उसको सॉलिड तरीके से इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है उन्होंने जो वादे किए थे। ठीक है, उनको 6 साल का समय लगा, लेकिन ये बहुत लंबा समय नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब मोदी सरकार के सामने जो टारगेट होंगे वो आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे मुंह बाय खड़े हुए हैं। अंशुल, देखिए, पहले एक कहावत गुजरात में कही जाती थी और 2014 के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अक्सर सुनाई पड़ती है कि मोदी शाह की जोड़ी जब कोई काम करती है तो जब दाहिने हाथ से काम हो रहा होता है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है कि अगला कदम या अगला काम क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जिस तरह से एक के बाद एक हैपनिंग्स हुई हैं, पहले एनआरसी का मुद्दा आया, फिर सीए का मुद्दा आया, फिर पार्लियामेंट में भी बहुमत के साथ स्कैप को पास किया गया, और उसके बाद जिस तरह से कल अपार जनसमर्थन सरकार के मूवमेंट को, हालांकि राम मंदिर बनना हम सब सनातन लोगों के लिए सुखद है, लेकिन मैं इसे सरकार का मूवमेंट है, सरकार का एक मेगा इवेंट मानता हूँ। उसे जिस तरह से अपार जनसमर्थन मिला है, जिस तरह से विदेशों में भी जय श्री राम की धूम रही है, हालांकि इसमें मोदी का मैनेजमेंट ही हम कह सकते हैं उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको देखकर हम कह सकते हैं कि अब मोदी गई है मोदी सरकार। और जिस तरह से पिछले 20-30 सालों से जब से राम मंदिर मूवमेंट चला है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की फसल काटती आई है, तो उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब जब उन्हें रिजल्ट सामने दिखने लगे हैं तो आने वाले समय में हिंदुत्व को और धार दी जा सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता या सरकार के किसी नुमाइंदे ने अभी तक खुलकर इस बारे में बयान नहीं दिया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अपने जो मकसद है वो पूरी तरह साफ कर चुकी है। उनका अगला एजेंडा काशी और मथुरा है आने वाले समय में। अभी ठीक है, पी के राघव भी हमारे साथ हैं। राघव, अंशुल बताइए क्या कहते जब बात करते हो, नहीं, मैं राघव जी से बात कर रहा था। राघव जी, जब बात की जाती है बीजेपी सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब एक बात निकल के आती है, जो कहा वो किया। क्या आपको लगता है जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने वायदे किए थे, क्या उस पर अमल हो रहा है? हाँ, जाके बहुत सारी चीजें छूट रही है इसमें, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है केंद्र सरकार को सत्ता में आए, मोदी सरकार को सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वायदे किए थे, क्या उन पर अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा एक समस्या थी पूरे देश के आगे कि राम मंदिर का मुद्दा, अब उस पर भी काम हो चुका है। अब आपको लगता है कि क्या जो उन्होंने कहा था अब उस पर काम होना शुरू कर दिया है, मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया? अंशुल जी, आपने ये तो कहा कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन पहली बात तो यह है कि सरकार ने नहीं बनाया है राम मंदिर, ना ही ऑर्डर सरकार ने करे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत राम मंदिर बनने का निर्णय हुआ है, और जिसको जन समर्थन पूरा था, जन सहयोग पूरा मिल रहा है। कि मोदी सरकार अगर करती तो अपना अध्यादेश लाके कर सकती थी, तो ये सरकार ने किया है, तो ये कहना गलत होगा। दूसरी बात, इम्प्लीमेंट जो वादे उन्होंने करे वो इम्प्लीमेंट जो जनता से जो कनेक्टेड वादे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। ना तो 370 हटाने से जनता को कोई बेनिफिट हुआ है, ना 3 तलाक से ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, वही केस पहले हुआ करते थे, वही चीजें अब हो रही है। मेन है 1 करोड़ जो जॉब्स का वादा था वो कहाँ है, लोगों को घरों का वादा था वो नहीं है, वो ग्राउंड तो कुछ नहीं है। अब आप देखिए ना, के अंदर 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे जो इतने बड़े मुद्दे थे, अगर सच्चाई की बात करें तो पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी इन मुद्दों से भारत की। अब आप उन पर जब काम करना शुरू कर दिया है, तो आपको लगता है कि अब बाल के खाल उतारने का कोई मतलब नहीं है? नहीं, बाल से खाल उतारने की कोई बात ही नहीं कर रहे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, 370 अगर आपने हटा दिए तो क्या आतंकवादी घटना कम हो गई है वहाँ, या हमारे देश की जनता को वहाँ कोई जाकर कोई बेनिफिट हुआ है? मुझे उस चीज का बताइए ना। आप जॉब्स की बात क्यों नहीं करते, आप किसानों की बात क्यों नहीं करते, आप और कामों की बात क्यों नहीं करते? राम मंदिर बनना सब चाहते थे, सभी सनातन धर्मी लोग खुश हैं इस बात से, हम भी खुश हैं कि राम मंदिर बना, अच्छा हुआ। लेकिन ये सरकार ने नहीं कहा, सरकार की उपलब्धि मत कहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर उनको केस कोर्ट में, क्या सरकार ने केस लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी क्या? आप ये कुछ नहीं, उनका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है उसमें।
अब आप देखिए ना, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनेगा, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होना, एक ट्रस्ट बनना, शिलान्यास होना, कोरोना महामारी के बीच में इतना बड़ा इवेंट होना, तैयारियां करना, आपको लगता ये है कि कहीं ना कहीं इसकी आपके नियति इसी सवाल क्लियर को मैं है? काटता हूँ। कोरोना देखिए, मेजोरिटी पहले क्लियर थी, जो समिति जो लोग पहले लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए वो भी तैयार थे। हम्म, सरकार का अध्यादेश का क्या मतलब है? वो जमीन तो मंदिर के नाम करने की सरकार की जिम्मेदारी इतनी थी, बस बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार की नहीं है ना। क्या सरकार बना रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो ट्रस्ट बनाएगा जो प्रतिनिधि है। और आप एक बात मैं आपको, जिन्होंने राम पैसा मंदिर के क्यों लिए आएगा लड़ाई की ट्रस्ट के उनको तो पास? इनवाइट तक पैसा भी कहाँ नहीं से किया आएगा? गया। ट्रस्ट के पास पैसा क्या? कहाँ कहाँ से आएगा? इतना भव्य मंदिर बनेगा, सरकार तो मदद करेगी ना उसमें। और सरकार के लिए, और नहीं तो सबसे सरकार पहली बात तो यह है कि सरकार सरकार करेगी आज वो से तो नहीं, हर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में जो सरकार है, योगी सरकार है, वो आज से नहीं, दशकों से कहती जा रही है कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, राम मंदिर बनेगा, उन्हीं के शासनकाल में बन रहा है। बीजेपी कांग्रेस की देखिए भी सरकार रही वो यूपी में, समाजवादी पार्टी वो की रही, वो बसपा तो की भी रही, लेकिन किसी ने भी एक देखिए बार भी अपने मुंह सर, से ये शब्द नहीं निकाला कि राम मंदिर बनना चाहिए। देखिए मंदिर बनना चाहिए सरकार ने कहा। ये तो एक मैं इत्तेफाक कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इनकी सरकार के अंतर्गत उसी समय में आ गया, तो ये इम्प्लीमेंट का चस्पा अपने सर पे बना रहे हैं। 5 साल इनको पहले क्यों नहीं 70 आया था हटना ऑर्डर? चाहिए, 7 साल हो गई आप इसको सरकार के। मानते हैं? 5 साल पहले क्यों नहीं आया ये ऑर्डर? आप ये देखिए ना, अगर सरकार अध्यादेश ले आती 370 आती अगर राम मंदिर बनाने का उनकी इच्छा थी। 300 देखिए जनता को इससे ठीक है। मैं करूँ, राम मंदिर बना अच्छी बात है, फंड भी देखो, राम भक्त देश में क्या पूरे दुनिया में बहुत हैं। अगर वो तो थोड़ा थोड़ा भी चंदा देंगे तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा राम मंदिर के नाम पर कि सरकार से जरूरत नहीं पड़ेगी फंड के लिए। सरकार को कोरोना के टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे उत्सवों को कम से कम लोगों की संख्या में करना चाहिए। लोग बीमार लोगों को तो कोई देख ही नहीं रहा है, जो हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं पड़े पड़े, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, उसके लिए पैसा नहीं है कि सरकार पे। उस पैसे को वहां यूटिलाइज क्यों नहीं करते? राम मंदिर जनता पे छोड़ दीजिए, जनता पे बहुत राम राम के नाम पे बहुत पैसा है। जनता 2 मिनट लगाएगी इकट्ठा करने में, ना तो ट्राई कर लिए जनता के ऐप पास बना कहाँ के। से पैसा जब आएगा? इन्होंने जनता के पास, ठीक है, जनता, ठीक है, एक बात प्रशांत बताइए ना, जब अंशुल जी, जब इन्होंने डोनेशन मांगी थी तो कितना पैसा आ गया था फंड में? इतने पैसे में लेकिन उसके कितने बाद बड़ा राम देखिए मंदिर काम तो हुआ है ना, बन काम तो हुआ जाएंगे? है ना, कोरोना को लेकर काम तो हुआ है ना, अनुसंधान हाँ, चल रहे हैं, देखिए रिसर्च चल अब रही है बड़ी बड़ी। काम तो और देखो। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली जो राजधानी है, वो इतने बड़े लेवल पे कोरोना फैल गया था, उस पर भी एक जब इंटरफेयर किया अब केंद्र सरकार ने, खुद राज्य सरकार भी इस चीज को मानती है कि केंद्र सरकार की मदद के बाद ही आंकड़ों में कमी आई है। देखिए वो तो सरकार के, दिल्ली सरकार केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य सरकार पे सीमित हम्म, साधन होते हैं। नेचुरल है, केंद्र सरकार का हम्म, समर्थन के बिना वो नहीं कंट्रोल कर पाते। पर अच्छा रहा तो उन्होंने मिलकर किया। ये एक अच्छा सिस्टम है। अगर ये हर राज्य में हो, केंद्र और राज्य मिलकर करें, तो शायद ये कोरोना से कुछ नुकसान कम हो उनको। ठीक है, प्रशांत यादव, बात जी। जब यूपी सरकार की आती है, तो उससे पहले भी आपकी भी सरकारें रही, बसपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, लेकिन किसी ने भी एक बार भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश नहीं की कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में रामलला के जो टेंट में रह रहे हैं दशकों से, उनको एक छत मिलनी चाहिए, एक प्रॉपर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन जब आप मंदिर का निर्माण शुरू हो ही गया है, शिलान्यास भी हो गया है, और काम भी लगातार उस पर चल रहा है राम मंदिर पर, अब जो क्रेडिट कहें उसको, या कहें कि भाई बहती गंगा में हाथ धोने के लिए समाजवादी पार्टी की उतर आई है, बसपा भी ने भी धीरे से हल्का समर्थन कर दिया है बीजेपी को कि नहीं अच्छा काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि जब आप सत्ता में थे तब आपने एक बार भी जोखिम नहीं उठाया राम मंदिर पर बात करने का, लेकिन जब अब शिलान्यास भी हो चुका है, हेलो। तमाम सारी चीजें भी हो जी। चुकी, तब आप भी कह रहे हैं कि भाई जी बहुत नहीं, अच्छा हम काम ये नहीं हुआ, कह रहे होना हैं। चाहिए राम मंदिर चाहिए। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना है कि जब नेताजी की सरकार थी 2002 से लेकर 2007 तक, या हमारी सरकार 12 से लेकर 17 तक रही, तब तक ये माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। 10 सितंबर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें 4 भागों में भूमि को विभाजित किया गया था, और सभी पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो ये एक चांस की बात है कि भाजपा की सरकार है, इसमें वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो इस चीज को बिल्कुल छुपा रहे हैं कि ये उनके आदेश या उनके संघर्ष नहीं है। ये एक
संस्था है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो निर्णय देती है उसको भारत देश के सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसको क्यों छुपा रहे हैं? अरे बात करिए आप सीधे, की इतना बड़ा निर्णय हुआ, पूरे देश ने उसको अपने आंखों सराखों को लेकर स्वीकार किया, और आप बात कर रहे हैं कि नहीं हमने कर दिया है। गलत कह रहे हैं आप तथ्य को सामने लाइए। ये बात सही है कि बीजेपी एक चालाक पार्टी है। जब कभी कोई घटना ऐसी घटती है देश में जिसको लेकर के वो असफल होती है, तो वो फट से नए मुद्दे की तरफ ध्यान मोड़ देती है। आप बताइए, जीएसटी लागू किया, जीएसटी आज भी परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए नोटबंदी लागू किया, नोटबंदी पर से क्यों नहीं बनाते हैं आज? नोटबंदी आज भी व्यापार घटा हुआ है। आज चीन के 40,000 सैनिक घुसे हुए हैं, आज वो कह रहा है शर्तें लगा रहा है। क्यों नहीं देश में बताते कि चीन की सेना घुसी हुई है फिंगर 5 तक, गलवान में कब्जा किया हुआ। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंच गए अयोध्या, और वहां पर जाकर के वो शिलान्यास कर रहे हैं। सारा चैनल पे चल रहा है। क्या है ये देश को बना रखा है? अब आप एक चीज बताइए यादव जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि जब अखिलेश जी बात करते हैं कि हम आइए कभी चीन पे बोलिए, चीन का नाचल स्ट्राइक हुई है या कोई स्ट्राइक हुई है, क्या विपक्ष ने एक साथ खड़े होकर के इनका साथ नहीं दिया? बिल्कुल साथ दिया है। परंतु जब तथ्य की बात आती है, जब मुद्दों की बात आती है, तो आप मुंह छिपा करके पीछे खड़े हो जाते हैं और भगवान का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं सहारा भाई? लेता है। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए प्रशांत जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, मैं भी उस पर घूमा, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है। एक भी उस पर चटके नहीं लगते, गड्ढे नहीं है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप अच्छा ही अच्छा तो आप सबको बताना अच्छा लगता है, सभी राजनीतिक दलों को अच्छा लगता है, लेकिन जब बुराइयां आप निकलने पे आती हैं तब आप एक दूसरे को बुराइयां भी छुपाने लगते हैं। आप एक विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप क्यों इस मुद्दों को नहीं उठाते? आप क्यों नहीं बरसी मनाते नोटबंदी की? आप क्यों नहीं बरसी मनाते जीएसटी की? देखिए बरसी, देखिए ये सरकार का काम है, हम इस पे हर समय समय पे हमने लगातार कहा कि नोटबंदी से कितनी जाने जा रही हैं, सब कुछ विरोध किया पूरा, हम हर जगह विरोध करते हैं। परंतु आज एक नया फैशन चल गया है कि अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। ये कौन सा पैटर्न चल रहा है? आप देखिए कितने लोगों पे फाइल हो रहा है। आप अगर निकालते, आज चल रहा कोरोना पीरियड, आप देखिए इनके जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो बड़ी बड़ी रैलियों के साथ जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हम आज खाना बनाते, हमारे अशोक प्रधान जी के ऊपर मुकदमा किया गया कि लॉकडाउन के दौरान आप खाना क्यों वितरित कर रहे थे। अब बताइए गरीबों को खाना खिलाना, अगर विपक्षी दल खाना खिलाएंगे तो क्या एफआईआर होगी? आप खिलाएं तो ठीक है, अगर विपक्षी खिलाए तो बोले क्यों, ये क्यों कर रही, तो देशद्रोही है। तो ये संज्ञा बदलनी पड़ेगी। आप सबको लेकर चलिए, सबका साथ करिए। आपकी जहां पे अच्छी चीजें होती है हम समर्थन देते हैं, हम आप जहां अच्छा काम करते हैं हम आप उस पर सवाल नहीं उठाते। आज देखिए राम मंदिर में किसी विपक्षी दल के नेता को बुलाया गया? बता दीजिए, शिलान्यास इतना बड़ा हो गया, नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्या एक दो लोगों को बुलाया जा सकता है? यूपी की जो आपको समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता है उनको नहीं न्योता दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया, आपको दुख है? नहीं, देखिए दुख नहीं है, ये तो ये देखिए, ये वहां के साधी संतोषी संत हैं, उन्होंने अपने कार्ड पे सबको बुलाया, उन्होंने जिसको उचित समझा उसको बुलाया, जिसको नहीं समझा इसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, हमारे घर में उनकी पूजा होती है, तो हमें सब बुरा नहीं लगता है। बन जाएगा तब हम जाएंगे, हमें रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि धर्म में सबकी आस्था, सब लोग जा सकते हैं। किसी के बुलाने ना बुलाने से क्या मंदिर में प्रवेश हमको नहीं दिया जाएगा? पार्टी के लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, अभी कुछ समय बाद जाके दर्शन करेंगे, हम उस स्थान का दर्शन करेंगे जहां पर जाकर के शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, पर मुद्दों पे तो बात होगी, जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब आप ये सोचे कि आप एक कार्यक्रम करके उसको लाइव टेलीकास्ट करके पूरे दिन आप दिखा करके मुद्दों से हट जाएंगे, तो मुद्दे तो हम उठाएंगे, कोरोना पे बात करेंगे, चीन पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे और इसके मुद्दे हम उठाएंगे। हाँ, अगर राम मंदिर में निर्माण हुआ है, हमारी आस्था है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अनुज शुक्ला, अनुज, अगर बात की जाए तो इस वक्त प्रधानमंत्री खुद जो नरेंद्र मोदी हैं वो खुद बैटिंग पे हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अमित शाह बैठे हुए हैं और वन डाउन पे शायद योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो बैटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या अगला जो सिक्सर है उनका, अगला जो बॉल वो मारेंगे, आपको लगता है क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ को बॉल फेंकेंगे, या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ को गेंद जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अंशुल, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ा ठीक कर दूं। अशोक प्रधान जी आपके नेता नहीं है, मेरठ के अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब आता हूं अंशुल आपकी बात पर। मैं दरअसल दूसरी बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि इस समय बैटिंग बॉलिंग का सवाल ही नहीं है। पिच जो है, पिच अमित शाह मोदी तैयार कर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक तैयार कर रहा है और अपोजिशन उस पिच पर खेलने को मजबूर है। भले ही वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात हो या सपा बसपा, ऐसी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बात हो, एक के बाद नए मुद्दे, रेस्टलेस जो मूवमेंट हम कह सकते हैं, ऐसे एक के बाद एक नए मुद्दे मोदी अमित शाह की जोड़ी लाती है, विपक्ष उस पर खेलने को मजबूर होता है और उसके बाद जब उसका पॉलिटिकल फायदा उठा लेती है जोड़ी, उसके बाद नए मुद्दे की तरफ चली जाती है। जिस तरह से पिछली बार मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, मैं बता रहा था कि विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा और काशी मूवमेंट को लेकर इशारा कर दिया है और बेहतर तरीके से बता पाएगा। रही बात, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो हाँ, अगला मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून ही है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि राम मंदिर की आधारशिला रख गई है, 3-3.5 साल में तैयार होगा, तब तक 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। तो राम मंदिर का जब भव्य निर्माण होने के बाद जब शुरुआत होगी तो उसका निश्चित तौर पर पॉलिटिकल माइलेज इस पार्टी को मिलेगा ही, लेकिन इस इन बिटवीन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जिम्मेदारी से और मजबूती से बात होती है तो निश्चित तौर पर जो सेकुलर गैंग है, जिस इसी वर्ड के साथ ये भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक पुकारता है, खान मार्केट गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, सेकुलर गैंग, जमाती गिरोह, ये वो वर्ड है जो थिंक टैंक हमेशा बोलता रहता है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को एक और गहरा आघात लगेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून जितनी मजबूती के साथ आएगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किसके दिलों में मोदी की जगह और मजबूत होगी। और निश्चित तौर पर, लेकिन हाँ, अभी इंतजार कोरोना पेंडेमिक के खत्म होने का है, अगर नहीं हुआ होता तो पहले ही आ गया होता। दूसरी एक बात और है अंशुल, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जब बात अगले एजेंडे की चल रही है तो हमें एफडीआई को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी यूपीए सरकार के दौरान, जब एफडीआई की बात हुई थी तो जमकर विरोध इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने किया था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, एफडीआई की बात करती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से प्रधानमंत्री ने बात की थी, तभी एफडीआई के संकेत मिलने लगे थे और ये बात भी तय हुई थी कि गूगल अपनी यूनिट यहाँ पर लगाएगा, तमाम इन्वेस्ट करेगा इंडियन उसमें। इसी तरह से राफेल बनाने वाली कंपनी द डसाल्ट नागपुर के ऑफिस को और बड़ा करने जा रही है। एचएएल को दरकिनार करके अनिल अंबानी की कंपनी के साथ तमाम जमकर एफडीआई का रिजल्ट देखो मिलेगा इस देश को। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा एनआरसी और सीए के बाद, एनआरसी पर भी जब जवाब देते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहते थे फिलहाल नहीं लाने जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा नहीं लाएंगे, फिलहाल वर्ड हमेशा गली स्तर के नेताओं से लेकर राष्ट्रत्व के नेताओं की जुबान पर छाया। ये सब तो है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि जितनी जल्दी ये आएगा, जितनी मजबूती के साथ आएगा, उतना ही ज्यादा फायदा आने वाले चुनाव में होगा। और बात सिर्फ 2024 की नहीं है, उससे पहले 2022 की चुनौती से निपटना है, क्योंकि अगर 24 जीतना है तो यूपी और समेत जो तमाम बड़े राज्य हैं 2022 में जीतने होंगे। घर का मुद्दा भी 2022 तक का तभी रखा गया है, सबको आवाज, जिससे 2022 में यूपीए से बड़े सूबे में पार्टी को फायदा हो। तो अब देखना ये होगा कि तमाम एक के बाद एक जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें विपक्ष कैसे अपने आप को सेट कर पाता है, कैसे सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध कर पाता है। फिलहाल तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ट्विटर तक सीमित है। ये वो वाला गली क्रिकेट तो नहीं हो गया कि भाई विकेट भी मेरी, बॉल भी मेरी, बैट भी मेरा, अब तू बॉलिंग डालता है। बस ये वो वाला गली क्रिकेट शायद आप उसकी बात कर रहे हैं कि सब कुछ मेरा, बस तू बॉल डालता है और खेलता है। ठीक है, ठीक है राघव, ठीक है राघव, आपको भी क्या यही लगता है कि आप विपक्ष की अब कोई मजबूरी हो चुकी है कि जैसे जैसे सारी चीजें अब पक्ष के पाले में चली गई, सत्ताधारी के पास चली गई है, बीजेपी सरकार के पास चली गई है, मोदी सरकार के पास चली गई है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अब एक उनके साथ एक पिछलग्गू बन के घूम रहा है, क्योंकि जो जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं, अब उन मुद्दों से अगर विपक्ष उनको नकारता है तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक डर्टी इमेज तैयार कर लेगा अपने वोटर्स के बीच में। आपको भी ऐसा लगता है?
देखिए इस टाइम जो केंद्र सरकार है, मोदी जी और जो अमित शाह जी ने बड़ा एक प्लान बना रखा है, क्योंकि विपक्ष जो इन इशू को उठाना चाहता है, उन इशू को जैसे ही कोई मतलब चिंगारी से लगते ही एक ऐसा इशू लाते हैं जिससे कि उन पे बोलने के लिए पक्ष है। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये कानून बहुत जरूरी भी है हमारे देश के लिए, और ये इसको लाएंगे क्योंकि वो कोई दूसरा इशू ना बने, वो एक इशू पहले से रेडी रखते हैं कि कहीं कोई बात अगर उठती है, एग्जाम्पल रोजगार की बात उठ रही है या जीएसटी सफल नहीं हो पाया आज तक भी, उसकी विफलता के बारे में कोई आवाज उठती है, तो तुरंत एक ऐसा इशू लाके सामने रखते हैं कि सामने वाले पे बोलने के लिए शब्द नहीं बचता, क्योंकि अगर विरोध करे तो उसको नुकसान है, समर्थन करे तो उसका नुकसान है। विपक्ष को तो एक मुख्यदर्शी बना दिया है कि आपको वही बोलना पड़ेगा जो पक्ष चाहता है कि हाँ हमारे हिसाब से। तो विपक्ष को तो इतना संकुचित कर दिया है, मतलब इतना छोटे स्तर में कर दिया है कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। क्योंकि विपक्ष हो क्यों दूसरा गया? क्या है, दूसरा ये है मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हमारा जो नेशनल मीडिया है ना, अंशुल जी जरा उस पर ना क्या है, आप ये देखो वो सरकार से सवाल नहीं करती है, वो सवाल विपक्ष से करती है। अब जब सवाल विपक्ष से करेगा तो पक्ष क्या करेगा? अब ये देखिए ना, मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया का काम ये होता है अगर सरकार ने कोई चीज अलाउ की है, उसमें अगर कोई कमियां हैं या वो है, उसके लिए सवाल उठाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो बिल्कुल। सरकार से सवाल ना उठा के विपक्ष से सवाल उठाते हैं कि सरकार ने जो किया वो तो ठीक, अब आप क्यों विरोध कर रहे हो? वो उल्टा उन पे डाल देते हैं। तो मीडिया ने विपक्ष खत्म कर दिया है एक तरीके से, मैं ये कहूंगा ज्यादातर जो मीडिया है हम तो वो इंटरनेशनल पत्रकारिता, करते, जो हमारे साथ तो नेशनल मीडिया है वो हमारे साथ तो बड़ी समस्या आ रही है त्यागो जी, आप समझ सकते होंगे इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल तो प्रशांत बिल्कुल देश यादव की हमारे मीडिया में बहुत यादव यादव जी हमारे साथ है। प्रशांत यादव, जी। क्या आपको भी ये लगता है कि अब विपक्ष की हालत ये हो गई है, जैसे जैसे मोदी जी कह रहे हैं बॉल डालने उनको पड़ रही है, जैसे जैसे कह रहे हैं कि छक्का तो छक्का, चौका तो चौका, वो अपने बता रहे हैं कि भाई आप इसको छक्का कहिए, आप इसको चौका कहिए, क्या आपकी भी मजबूरी आ चुकी है? क्या विपक्ष के सामने इतनी बड़ी मजबूरी है कि जैसे जैसे मतलब बैट्समैन की मर्जी से ही पूरा गेम चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। मैंने 28 जून को ट्विटर पे एक हेडर डाला कि एक ट्वीट किया कि मैं 1000 गांव में मजरों में जा करके जो आह्वान पत्र है समाजवादी पार्टी का उठाऊंगा। मैं कानपुर से चला और मैं चलता हुआ बिल्लौर, कई विधानसभा, फरुखाबाद, शिवरामऊ और औरैया और अकबरपुर तक मैं गया हूँ। वहां से मैं वापस आया, सीली होते हुए वापस आ गया। करीब मैंने इस बीच में 300 गांव और मजरों का दौरा किया, जिसमें मैंने पाया कि लोग नाराज हैं, बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। जब हम अपनी बात रखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको आह्वान पत्र देते हैं, तो उनको हमारे अंदर विश्वास दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सही मायने में काम किया। आज जिन सड़कों में गया था वो सड़कें टूटी पड़ी हैं। कानपुर में शायद ही कोई सड़क ऐसी हो जो टूटी ना हो। आप आइए, कालपी रोड देख लीजिए, हमीरपुर रोड देख लीजिए, कितनी सड़कें टूटी पड़ी, क्या विकास कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए मेडिकल, 6 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हैं, आज वही इलाज चल रहा है। 3.5 साल की गवर्नमेंट है, आपने कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए? जवाब नहीं देंगे। हमारी आज हमने आज पुलिस को दी है इनोवा गाड़ियां चल रही हैं, किसने दी है? समाजवादी पार्टी ने दी है। आज आप अयोध्या में बात करते हैं, अयोध्या में जो मेडिकल कॉलेज बना है तो किसने बनाया है? ये सब मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में हम 1000 गांव में जा रहे हैं, मजरों में जा रहे हैं, हमें जो समर्थन मिल रहा है उससे सिद्ध हो रहा है कि हम 2022 में बड़ी बहुमत के साथ सत्ता पे काबिज होंगे और जो विकास कार्य हमने छोड़ा था उस विकास कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको एक और छोटी सी बात करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि देखिए कानपुर मेट्रो या लखनऊ मेट्रो की बात करते हैं। कानपुर और लखनऊ मेट्रो किसने बनाई और कानपुर मेट्रो को आधारशिला किसने रखी? हमने रखी, उसका वो बका हुआ और बाद में दोबारा फिर आधारशिला उसकी रख दी गई। आप इसी से देखिए, राजीव गांधी ने राम मंदिर निर्माण 89 में जाकर के दरवाजे खुलाए और शिलान्यास किया था, अब दोबारा फिर शिलान्यास हो रहा। तो ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट की एक चाल रहती है कि हर चीज को दोबारा शिलान्यास करते हैं। तो इससे सबसे देखना चाहिए जनता। आप जनता देखिए, आप उनको जी कुछ लोगों को बताने में समझाने, आप भी तो अपना नाकामयाब हो रहे हैं ना कि ये काम हमने जी नहीं हम बता नहीं रहे, जनता को मालूम है भाई। शंकर जी, शंकर अर्जुन जी, जनता को मालूम है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वो हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, वो हमारे हमने अभी आप आ जाइए हमारे जी थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। यादव से हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम है। आखिरी कमेंट आपका
क्या आपको जी लगता है कि जो दूसरे जो बड़े मुद्दों पे केंद्र सरकार काम करेगी, तो आपको लगता है कि क्या जो दूसरे जो आप मुद्दों जिनकी आप बात कर रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस फैल रहा है, जी पर खैर काम हो ही रहा है। नहीं राघव जी से मेरा सवाल है, प्रशांत जी आखिरी कमेंट, प्रशांत जी आप राघव जी आपका कि आपको लगता है कि दूसरे जो मुद्दे हैं वो और बह जाएंगे जब और जो बड़े मुद्दे जो देश के जो कई दशकों पुराने मुद्दे हैं जब उन पर मोदी सरकार काम करेगी। आखिरी कमेंट आपका। ग्राउंड वाले मुद्दे तो आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ जी अंशुल जी जी, जी बोलिए हाँ, काका। ये मोदी सरकार की मैं बात को बात करना चाहता हूँ। जो जनता के और ग्राउंड लेवल की जो जरूरत है ना, उन हम्म, मुद्दों पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये हाईलाइट होने वाले हम्म, काम सारे लोग ये जो करते हैं, हमारा मानना ये है कि आप काम करिए, ये तो हम्म, अच्छी बात है। ग्राउंड के जो काम है, रोजगार है, लोगों के लिए मकान है, और अन्य एक देखिए, ठीक इस राज्य में ना एक कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई मेडिकल कॉलेज बना, ना कोई ऐसा शिक्षा या मेडिकल किसी भी हम्म, स्टेट में 7 सालों में एक भी ठीक है काम नहीं राघव। हुआ है। उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है अनुज अनुज अनुज, आपको लगता है कि आने वाले समय में जो महिलाओं को 33% आरक्षण, आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का घर और जो दूसरी जो मुद्दे हैं क्या उन पर मोदी सरकार सख्ती से काम करेगी? आपको लगता है कि क्या जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से अहम जो मुद्दे हैं या उनको सिलेक्टिव मुद्दे जो हैं उन पर काम करेगी आने वाले समय जी देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, में? राष्ट्रीय बिल्कुल देखिए नीतियां अंशुल, अलग होती फिलहाल हैं। तो सभी काम रुका हुआ है सरकार का। ये सवाल जी मुझसे था अंशुल कौन? जी। हाँ, अनुज बोलिए। हेलो अनुज बोलिए। हेलो, अनुज अनुज बोलिए। हाँ बोल, हाँ हाँ जी जी। तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेके, हाँ हाँ अंशुल, यूपी की जब बात आएगी तो यूपी के मुद्दों पे बातचीत होगी, यूपी के मुद्दों को लेकर के। जी ठीक है ठीक है हेलो, ठीक है प्रशांत जी। हाँ जी प्रशांत जी, हम पूरा मेरा कर, सवाल हम अनुज खत्म करते, हम खत्म करते अपनी बात। हाँ कीजिए, आप खत्म कीजिए हाँ पहले। जी, तो यूपी के मुद्दों को लेकर जब बातचीत होगी तो यहाँ के विकास की बात होगी। आपने क्या दिया जनता को? बिल्कुल। आप जो आए थे 2017 में जो वादे करके, वो वादे आपने कितने पूरे किए? ये पूछेगी जनता। कितनी सड़कें बनी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितनी शिक्षा का आपने आगे बढ़ाया, कितने स्कूल बनाए आपने? ये जनता के जो मुद्दे हैं, हम तो नेशनल आप की बात नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम की थोड़ा कमी है, लेकिन प्रशांत जी मैं ये चाहता हूँ कि विपक्ष भी इन मुद्दों को याद रखे, वो भी चुनाव के समय पर इन मुद्दों को भूल ना जाए, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान वाले मुद्दे ना उठा कर ले आए। ये मैं ये चाहता हूँ कि विपक्ष भी इन मुद्दों को याद रखे, ये सूखी सड़कें, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी कमियां हैं। ठीक है, अनु शुक्ला आपका आखिरी कमेंट। क्या आपको लगता है कि जो और जो बहुत सारी चीजें हैं कि महिलाओं की आरक्षण की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पक्का घर हो, ऐसे मुद्दों पर काम किया जाएगा, इकोनॉमी पर काम किया जाएगा, या कश्मीरी पंडितों को दोबारा विस्थापित किया जाएगा, जनसंख्या पे काम किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम किया जाएगा, या जो सिलेक्टिव मुद्दे हैं उन पर काम किया जाएगा? देखिए, इस हाँ बिल्कुल सरकार देखिए अंशुल, इन मुद्दों सरकार की की जो ओर। तमाम तथाकथित विकास की ठीक है। योजनाएं जो है वो जारी जरूर। करेंगे और उससे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसे कठिन समय में सरकार को और सरकार हम्म, ठीक है। के लिए काम करना हम्म, ठीक है। ठीक है, अनुज शायद चले गए हैं स्क्रीन से। ठीक है, खैर अनुज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात अधूरी रह गई, हालांकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला। प्रशांत यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उस मुद्दे पर आपने बातचीत हमसे की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात आज यही चर्चा का विषय था कि मोदी सरकार का अगला टारगेट क्या रहने वाला है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जनधन का नियंत्रण होगा, या तमाम वो मुद्दे होंगे जो सरकार ने 2014 में जब सरकार बनी थी तब उन्होंने जनता से वायदे किए थे, जो उनका संकल्प पत्र था उसके आधार पर काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो मोदी सरकार ने काम किया है वो सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दों पर ही काम किया है। 370 की बात कर लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा कर लीजिए, या ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर बात कर लीजिए। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि मोदी सरकार कितने अपने वायदों पर काम करती है। हालांकि अभी तक अपने वायदे वो पूरे करने में 100 में से 100 अंक प्राप्त करती है। फिलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ।